नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यादव एकेडमी। आप सभी का स्वागत है मेरे इस प्लेटफॉर्म पे। आज हम देखेंगे बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग जो CBT 1 RRB LP की पार्ट ए में आता है। अगर आज ये आप वीडियो देखेंगे तो आपके बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के प्रिपरेशन में एक नया लेवल बढ़ जाएगा। तो सबसे पहले हम आज चालू करने वाले हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग में सबसे पहले चैप्टर हम चालू करने वाले हैं ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट एंड एक्सेसरीज। तो इस वीडियो को ज़रूर आप देखिए तो आपको पता चलेगा कि हमें क्या क्या पढ़ना है और किस सीक्वेंस में आगे बढ़ना है। तो देर ना करते हुए आप सभी से मैं ये कहना चाहूँगा, अगर आप इस प्लेटफॉर्म पे नए हैं तो मेरे यादव एकेडमी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा करके, क्योंकि आपको आगे ऐसे ही नए नए वीडियो देखने को मिलेंगी बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना पहला चैप्टर ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट एंड एक्सेसरीज। तो सबसे पहले शुरुआत करने से पहले हम सबको पता रहना चाहिए कि जो भी हमारा इंजीनियरिंग ड्राइंग है उसे हम लोग क्या कहते हैं। इसे हम लोग कहते हैं, डेफिनेशन हमें पता रहनी चाहिए, ठीक है। तो जो इंजीनियरिंग ड्राइंग है ये क्या है, इंजीनियर की लैंग्वेज है, ताकि जो इंजीनियर इमेजिनेशन करे उसको पेपर के ऊपर वह एक्यूरेटली और डायमेंशन के साथ ड्रॉ कर सके या उतार सके। इस डायग्राम में हम देख रहे हैं कि अगर समझ लीजिए मैंने इमेजिनेशन किया स्पॉट का, ठीक है, तो एक्चुअल में उसका डायमेंशन क्या होगा, ताकि मुझे एक्यूरेटली इसके जितने भी कर्व्स है और जो भी शेप्स है वो मिल जाए। तो उसे ही हम क्या कहते हैं, इंजीनियरिंग ड्राइंग, ठीक है। इट इज़ द लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर यूज टू रिप्रेजेंट इमेजिनेशन ऑन पेपर विथ प्रॉपर डायमेंशनिंग एंड एक्यूरेसी। दूसरी भाषा में हम क्या कह सकते हैं कि इट इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट कंटेनिंग ऑल इंफॉर्मेशन, शेप, साइज रिक्वायर्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड इंजीनियरिंग कंपोनेंट। जो भी इंजीनियरिंग कंपोनेंट हमें मैन्युफैक्चरिंग करना है उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, हमें पता होना चाहिए। उसके शेप साइज के बारे में हमें मालूम होने चाहिए। तो दो तरह की ड्राइंग्स होती है। एक होती है आर्टिस्टिक ड्राइंग, जो यहाँ पे हम देख रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ पे हम देख रहे हैं। उसके अंदर क्या है, हम लोग फ्री हैंड से ड्रॉ करते हैं या हैंड से ड्रॉ करते हैं किसी भी मॉडल को। लेकिन दूसरी तरह हमारी इंजीनियरिंग ड्राइंग है जिसके अंदर कोई भी पार्ट हो उसका शेप साइज ये उसके अंदर हम लोग मेंशन करते हैं, जैसे कि इस डायग्राम में नहीं है और इस डायग्राम में हमें सारे उसके शेप्स और डायग्राम में डायमेंशन दिख रहे हैं। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग में हम लोग इंस्ट्रूमेंट की मदद से ड्राइंग ड्रॉ करते हैं ताकि हमें उनके डायमेंशन पता हो। और हमें क्या ध्यान रखना चाहिए इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में कि सबसे पहले कि ये इंजीनियर की लैंग्वेज है, या हम बोल सकते हैं इंटरनेशनल लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर इज कॉल्ड इंजीनियरिंग ड्राइंग, ठीक है। अब एक्चुअल में दो तरह की डायग्राम हम देखने वाले हैं इसमें, वो आगे चल के हम लोग व्यूज में देखने वाले हैं, लेकिन अभी हम लोग देख लेते हैं। एक होती है 2D, इसे 2 डायमेंशनल इमेजेस कहते हैं या डायग्राम कहते हैं, और दूसरी है 3D। इसे एग्जाम्पल देखते हैं। इसे हम 2D डायग्राम कहते हैं। जो यहाँ पे आपको दिख रही होगी ये है 2D डायग्राम। यहाँ पे हमको सिर्फ उसके 2 डायमेंशन दिख रहे हैं, एक लेंथ दिख रही है और एक विड्थ दिख रही है, और दूसरी तरफ हमारी 3D इमेज है जो आपको इसमें दिख रहे हैं। इसमें आपको तीनों साइड के, जिसे हम लोग बोलते हैं 2D में हमारा रेक्टेंगल हो गया, और 3D में हमारे जितने भी वॉल्यूम हो गया, ये सब इंक्लूड करते हैं हम सब। तो आगे चल के हम लोग देखेंगे व्यूज में ये 2D और 3D इमेजेस। तो सबको पता चल गया कि इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या होती है। इट इज़ अ लैंग्वेज ऑफ एन इंजीनियर विच कैन बी ड्रॉन इट्स इमेजिनेशन ऑन पेपर विथ प्रॉपर डायमेंशनिंग एंड एक्यूरेसी इज कॉल्ड इंजीनियरिंग ड्राइंग। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखेंगे हम लोग इंजीनियरिंग ड्राइंग की क्लासिफिकेशन। तो एक्चुअली क्लासिफिकेशन जो भी होता है वो इनके एप्लीकेशन के बेस्ड के ऊपर होता है कि इंजीनियरिंग ड्राइंग कहाँ कहाँ हम लोग यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि बेस्ड ऑन ज्योमेट्रिक शेप,
कि ज्योमेट्रिक शेप जैसा रहेगा तो हम लोग इंजीनियरिंग ड्राइंग का क्लासिफिकेशन इस प्रकार से कर सकते हैं। सेम मैकेनिकल जहाँ पे पार्ट्स आ जाएंगे वहाँ पे ड्राइंग आएगी तो उसे हम लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग कहेंगे। सेम जो भी कंस्ट्रक्शन या सिविल रिलेटेड ड्राइंग बनेगी उसे हम लोग सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग कहेंगे। सेम इलेक्ट्रिकल, जहाँ पे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, मोटर, ये सब उनका डायग्राम ड्रॉ करना है तो वहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग आ जाएगी। सेम वही इलेक्ट्रॉनिक पार्ट जहाँ पे सर्किट बोर्ड की डायग्राम, डायोड, ये सब का डायग्राम आएगा वहाँ पे उसे हम कहेंगे इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग ड्राइंग। तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग कि हमारा ज्योमेट्रिक शेप जो भी होता है उसके ऊपर ड्राइंग जो रहता है उसमें क्या क्या आता है। बेसिकली उसमें 2D और 3D जो भी हमने देखा था, सॉरी 2D और 3D जो हमने अभी देखा था उसे ही हम लोग ज्योमेट्री इंजीनियरिंग ड्राइंग करते हैं। ज्योमेट्री के बेस के ऊपर जब हम क्लासीफाई करते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग को तो उसे हम लोग कहते हैं ज्योमेट्रिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग। तो यहाँ पे 2 डायमेंशनल, उसे हम प्लेन ज्योमेट्रिकल डायमेंशन भी कहते हैं, और दूसरा होता है सॉलिड जिसे हम लोग 3D ज्योमेट्रिक ड्राइंग भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, दूसरी हमारी है बेस्ड ऑन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जहाँ पे भी मैकेनिकल कंपोनेंट आ जाएंगे, जहाँ पे भी इंजन के पार्ट्स आ जाएंगे, जहाँ पे ऑटोमोबाइल के पार्ट्स आ जाएंगे, मशीन के पार्ट्स आ जाएंगे, तो उसे हम कहेंगे मैकेनिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग, या उसका ही दूसरा नाम है मशीन ड्राइंग। तीसरा जो हमने देखा था सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग। सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग जहाँ पे बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन, रोड, ब्रिजेस के डायग्राम आ जाएंगे उसे हम लोग कहेंगे सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग। फिर चौथा आता है हमारा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग, जहाँ पे भी इलेक्ट्रिकल रिलेटेड चीज़ें आ जाएंगी, जैसे सर्किट हो गए, ठीक है, जहाँ पे मोटर हो गई, जनरेटर हो गए, ट्रांसफार्मर हो गए, ये सब के जो भी डायग्राम आएंगे उसे हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग। और आखिर में जो इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड जो इंजीनियरिंग ड्राइंग रहेंगे उसे हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग ड्राइंग। तो बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक में जो भी सर्किट के डायग्राम होते हैं, जैसे हमने देखा रहेगा, अगर आपने देखा रहेगा तो टीवी के जो सर्किट्स होते हैं, कंप्यूटर के जो सर्किट होते हैं, उनकी डायग्राम हम ड्रॉ करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग ड्राइंग। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग के बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। इसके बिना हम लोग अपने जो भी चीज़ है उसका डायमेंशन प्रॉपरली दे नहीं पाएंगे, इसीलिए इंजीनियरिंग ड्राइंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कि जो भी इंजीनियरिंग ड्राइंग हम लोग ड्रॉ करेंगे उसके लिए कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट लगते हैं और एक्सेसरीज रहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें से आपको क्वेश्चन पूछते हैं इसके ऊपर। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, एक्चुअल में वैसे तो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं, बेसिकली 19 हम देखेंगे जो हमारे इसेंशियल इंजीनियरिंग ड्राइंग इक्विपमेंट है। तो सबसे पहले अगर इमेज में आपको दिख रहा होगा तो ये सब इंजीनियरिंग ड्राइंग के एक्सेसरीज और इंस्ट्रूमेंट है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ड्राइंग बोर्ड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर से क्वेश्चन बनता ही बनता है। दूसरा टी स्क्वायर, फिर मिनी ड्राफ्टर, प्रोटेक्टर, पेंसिल, सेट स्क्वायर, स्केल, फ्रेंच कर्व, ड्राइंग शीट, इरेजर जिसे हम रबर भी कहते हैं, डिवाइडर, कंपास, ड्राइंग पिन या क्लिप, क्लिनोग्राफ, फिर ड्राइंग टेम्पलेट्स, पेंसिल कटर एंड सैंड पेपर, डस्टर, रोल एंड ड्रॉ और ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट बॉक्स। ये 19 इंस्ट्रूमेंट है। तो एक एक करके हम इनके बारे में, इनका एप्लीकेशन और यूज़ देखते हैं और मैन्युफैक्चर कैसे होता है वो देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले चलिए हम लोग अपना ड्राइंग बोर्ड देखते हैं। तो ड्राइंग बोर्ड क्या है, ये सरफेस है जो भी हमारे, इसे फाउंडेशन भी कह सकते हैं हम लोग, जो हमारे ड्राइंग शीट को क्या देते हैं, बेस देता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ड्राइंग बोर्ड। तो ड्राइंग बोर्ड इस प्रकार से होता है, अगर यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये जो वुडन शीट्स है, ये सिंगल शीट नहीं है, डिफरेंट शीट को ज्वाइन किया है बैटन की हेल्प से, इसे बैटन कहते हैं। ये जो दिख रहा है आपको इसे बैटन कहते हैं, ये बैटन है और इसके हेल्प से इसको अटैच किया है। तो ये जो आपकी ड्राइंग बोर्ड है वो रेक्टेंगुलर शेप में रहता है, बना किससे होता है, वेल सीजन सॉफ्ट वुड। सीजन सॉफ्ट वुड का मतलब क्या होता है कि जो भी वुड में मॉइस्चर कंटेंट ना हो या पानी की मात्रा ना हो, ऐसी वुड को हम लोग क्या कहते हैं, वेल सीजन सॉफ्ट वुड, उनसे बना होता है। क्यों? क्योंकि हमको पता है अगर मॉइस्चर होगा
तो मॉइस्चर जब इसमें से निकलेगा तो इसका जो शेप है वो चेंज होगा, तो वो हमें नहीं चाहिए। ठीक है, और ये जो बीच में गैप होते हैं या दो, तो जो ऊपर का सरफेस होता है वो बहुत ही स्मूथ होता है ड्राइंग बोर्ड का, और नीचे के सरफेस स्मूथ ना हो तभी भी चलेगा। ठीक है, तो जो एक एज स्मूथ होता है उसे हम वर्किंग एज कहते हैं। ठीक है, और वर्किंग एज मतलब ये जो दिख रहा है आपको साइड का पार्ट, इसे वर्किंग एज कहते हैं। ऊपर के सरफेस को वर्किंग एज नहीं कहते हैं, और ये जो साइड में होता है उसे वर्किंग एज कहते हैं, उसे इबोनी भी कहते हैं। यहाँ पे हमारा टी स्क्वायर क्या होता है, अटैच होता है। आगे चल के हम देखेंगे टी स्क्वायर क्या होता है। तो डिफरेंट डिफरेंट जो पैटर्न्स से, दो पैटर्न यहाँ पे यूज किया है, और जो वुड है वो डिफरेंट सेक्शन में, अब देखिए ये एक सेक्शन है, दूसरी सेक्शन ये है, तीसरी सेक्शन ये है, चौथी ये है, पांचवी ये और छठवीं ये। इन छह को, 6 पार्ट के जो वुड है इनको कनेक्ट कौन करता है, बैटन करता है। और एक साइड जो होता है वो इबोनी होता है, इसा वर्किंग एज भी कहते हैं, जहाँ पे टी स्क्वायर हमारा कनेक्ट होता है। तो ये क्या करता है, हमारा जो भी ड्राइंग बोर्ड है उसका काम क्या होता है, हमारा जो भी ड्राइंग शीट या पेपर होता है उसको सपोर्ट देना। फिर जो भी हमारा टॉप सरफेस होता है वो क्या होता है, बहुत ही स्मूथ होता है, ताकि हमारा जो भी ड्राइंग है उसके ऊपर क्वालिटी ड्राइंग आ सके। और जो भी हमारा ड्राइंग बोर्ड है वो साइज़ जो भी हम सेलेक्ट करते हैं वो डिपेंड करता है हम लोग शीट किस कौन से साइज़ का यूज़ कर रहे हैं, उसके हिसाब से फिर हम अपना ड्राइंग बोर्ड चूज करते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग अब। स्टैंडर्ड साइज क्या होती है अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड। तो यहाँ पे हमारा है डिजाइन, मतलब डेजिग्नेशन, सॉरी नॉट डिजाइन, डेजिग्नेशन D0। ये हम लोग देख रहे हैं हमारी जो भी ड्राइंग बोर्ड की उसकी स्टैंडर्ड साइज D0, D1, D2, D3 और D4, ये स्टैंडर्ड हमारी साइज है ड्राइंग बोर्ड की। ठीक है, और पेपर की जो इसके ऊपर शीट रखते हैं हम लोग, D0 पे हम लोग A0 साइज की शीट रखते हैं, D1 पे हम लोग A1 की शीट रखते हैं, D2 पे हम लोग A2 की शीट रखते हैं, D3 ड्राइंग बोर्ड पे A3 साइज की शीट रखते हैं, और D4 ड्राइंग बोर्ड पे हम लोग A4 साइज की शीट रखते हैं। तो साइज जो भी हमारा पेपर का या ड्राइंग शीट का साइज है उसके हिसाब से हम लोग अपने ड्राइंग बोर्ड को सिलेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले साइज जो भी हमारे ड्राइंग बोर्ड की है, अब इसके अंदर 3 चीज़ें होती है, एक लेंथ होता है, एक विड्थ होता है और एक हमारा थिकनेस होता है। तो लेंथ, विड्थ, थिकनेस। तो D0 की जो साइज है वो क्या है 1500 बाय 1000 बाय 25। तो 1500 क्या हो जाएगा हमारा लेंथ हो जाएगा, 1500 क्या हो जाएगा हमारा लेंथ हो जाएगा, 1000 क्या हो जाएगा हमारा चौड़ाई हो जाएगा या उसे विड्थ भी कहते हैं, और 25 क्या हो जाएगा थिकनेस, या हमारा जो भी वुड का थिकनेस है वो कितना है 25 है। तो ये जो D0 है ड्राइंग बोर्ड, उसका नाम क्या है, उसका नाम है एंटी क्वेरीन। क्या नाम है उसका, एंटी क्वेरीन। ठीक है, क्या नाम है उसका, एंटी क्वेरीन या एंटी क्वेराइन। और D1 उसमें क्या साइज होती है, लेंथ होती है 1000, विड्थ होती है 700 और थिकनेस 25। थिकनेस दोनों में सेम होती है एंटी क्वेराइन में। और हमारा जो डबल एलिफेंट है, तो D0 को हम एंटी क्वेराइन कहते हैं और D1 को हम लोग डबल एलिफेंट कहते हैं। पेपर में ये पूछ सकता है D0 की साइज क्या है, D1 की साइज क्या है और नाम क्या है, तो याद रखना है। सबसे इम्पोर्टेंट हमारा जो भी होता है वो D2 होता है, क्योंकि मोस्टली हम लोग D2 ही यूज करते हैं। D2 A2 शीट आती है, तो A2 शीट हम लोग बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, इसीलिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है हमारा, सबसे इम्पोर्टेंट है हमारा D2 ड्राइंग बोर्ड जो ज़्यादा यूज होता है। तो इसकी लेंथ होती है 700 बाय 500 इंटू 15, इसे हम लोग इम्पीरियल भी कहते हैं। तो D2 का नाम याद रखना है इम्पीरियल, और साइज याद रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर D3 देख लीजिए, D3 पे A3 साइज की हम लोग शीट रखते हैं जिसकी
हमारी लेंथ होती है 500, ड्राइंग बोर्ड की बात कर रहा हूँ, ड्राइंग बोर्ड की लेंथ होती है 500, विड्थ होती है 350 और थिकनेस होती है 15। इसे हम हाफ इम्पीरियल भी कहते हैं, इसे हम हाफ इम्पीरियल भी कहते हैं। और आखिर में D4 जिसपे A4 शीट आती है, उसकी लेंथ होती है 350 ड्राइंग बोर्ड की, विड्थ होती है 250 और थिकनेस होती है 15। इसे हम क्वार्टर इम्पीरियल भी कहते हैं। तो हमें याद रखना है कि D2 ये ड्राइंग बोर्ड मोस्टली इंजीनियरिंग ड्राइंग में यूज होता है, बहुत ज़्यादा प्रमाण में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखते हैं हम लोग हमारा दूसरा एक्सेसरीज या टूल टी स्क्वायर और मिनी ड्राफ्टर। तो टी स्क्वायर हमने देखा था अभी, टी स्क्वायर हमने देखा था अभी कि ड्राइंग बोर्ड के ऊपर जो इबोनी होता है या वर्किंग एज होता है, वहाँ पे टी स्क्वायर क्या होता है, फिट होता है। तो टी स्क्वायर दिखने में कैसा होता है, ऐसा होता है, ठीक है। तो इसमें दो चीज़ होता है, क्या होता है इसमें, एक तो होता है स्टॉक, क्या होता है स्टॉक, ठीक है, ये पार्ट, और दूसरा होता है ब्लेड, ये है ब्लेड। तो ब्लेड से क्या करते हैं हम, ब्लेड के ऊपर ही हम लोग अपनी जो भी ड्राइंग होती है वो ड्रॉ करते हैं। और यहाँ पे दिख रहा है जो टॉप सरफेस है बोर्ड का, वो ही हमारा वर्किंग एज है। अभी ये जो हमारा टी स्क्वायर का स्टॉक है वो हमारा अटैच होता है ड्राइंग बोर्ड में, अटैच होता है ड्राइंग बोर्ड के इबोनी या वर्किंग एज पे, और फिर हम लोग उस हिसाब से फिर इसको ऊपर नीचे करते हैं। तो टी स्क्वायर किस लिए यूज़ करते हैं, एक्चुअली बना किससे होता है, ये लकड़ी से बना होता है, टीक या महोगनी या सेल्यूलोज या प्लास्टिक से भी बना होता है। तो दो पार्ट होते हैं इसके अंदर, स्टॉक और ब्लेड। तो स्टॉक जो भी होता है वो क्या होता है, वो आपका वर्किंग बॉडी या जो भी वर्किंग पार्ट होता है ड्राइंग बोर्ड या इबोनी में, ये फिक्स होता है, ठीक है। और ब्लेड और स्टॉक के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है। अब यहाँ पे दिख रहा है, अगर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, तो हम लोग इसे, ये है हमारा ड्राइंग बोर्ड, क्या है हमारा ड्राइंग बोर्ड, ये है हमारा ड्राइंग शीट, ये है हमारी ड्राइंग शीट। अब अगर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, तो ये जो है ये हमारा स्टॉक है, जो हमारा ड्राइंग बोर्ड, ये जो हमारा ड्राइंग बोर्ड की इबोनी, उसके अंदर ये अटैच है। अब इसे हम क्या कर सकते हैं, ऊपर या नीचे ले जा सकते हैं, वर्किंग एज के ऊपर नीचे कर सकते हैं। और अगर हमें दिख रहा होगा ये, तो यहाँ पे हम लोग पैरेलल लाइंस निकाल सकते हैं, पैरेलल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। इसे, ये इसके ऊपर ऐसे, इसे कहते हैं वर्किंग एज, क्या कहते हैं वर्किंग एज, ये वर्किंग एज है हमारी। तो ऊपर लेके गए तो फिर ऐसी लाइन, फिर नीचे लेके गए तो ऐसी लाइन। जैसे जैसे हम लोग अपना स्टॉक ऊपर नीचे करेंगे या आगे पीछे करेंगे, वैसे वैसे हम पैरेलल लाइन निकाल सकते हैं। और साथ में हम लोग दूसरे इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करके क्या निकाल सकते हैं, एंगल और बाकी सब चीज़ें भी निकाल सकते हैं। तो ये हमारी रही यूज़ ऑफ टी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर से हम क्या निकाल सकते हैं, पैरेलल लाइंस हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन टी स्क्वायर से हम लोग इंक्लाइंड लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, ये याद रखना है। तो टी स्क्वायर से हम पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। तो वही दिया है कि टी स्क्वायर से हम हॉरिजॉन्टल और पैरेलल लाइंस ड्रॉ करते हैं। स्टॉक जो होता है हमारा वर्किंग एज, जो इबोनी होता है ड्राइंग बोर्ड की, उसके ऊपर स्लाइड होता है। और हम टी स्क्वायर का यूज़ इंक्लाइंड लाइन ड्रॉ करने के लिए नहीं कर सकते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि टी स्क्वायर इंक्लाइंड लाइन ड्रॉ करने के लिए नहीं होता है। तो क्या करने के लिए होता है, हॉरिजॉन्टल और पैरेलल लाइन ड्रॉ करने के लिए यूज़ करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं मिनी ड्राफ्टर। तो अभी मिनी ड्राफ्टर जो है वो क्या होता है, मिनी ड्राफ्टर ये कॉम्बिनेशन होता है टी स्क्वायर, स्केल और हमारा जो प्रोटेक्टर होता है, इन तीनों का कंबाइंड मिक्सचर होता है हमारा मिनी ड्राफ्टर। तो मिनी ड्राफ्टर के पहले हम लोग देख लेंगे टी स्क्वायर के लेंथ, जो भी हमारा जो भी टी स्क्वायर था, तो ये जो लेंथ है ब्लेड की,
ये ब्लेड था और ये स्टॉक था। तो ये जो ब्लेड का लेंथ होता है वो भी डिपेंड करता है हमारा ड्राइंग बोर्ड के साइज के ऊपर और शीट के साइज के ऊपर। जो भी शीट ले रहे हैं हम उसके हिसाब से हम लोग अपना टी स्क्वायर सेलेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे हमारा T0। तो T0 की जो लेंथ होती है वो 1500 mm होती है। फिर T1 जो हमारा 1000 होता है, T2 जो 700 होता है, T3 जो 500 होता है। अब आपने देखा था हमने D0 में जो भी था हमारा 1500 इंटू ये हमारा लेंथ था, फिर 1000 ब्रेथ था हमारा और 20 हमारा थिकनेस था। तो जो हमारा लेंथ था उसके हिसाब से हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, उसके हिसाब से हम लोग यूज़ कर रहे हैं जो भी हमारा टी स्क्वायर का ब्लेड का लेंथ है वो। तो T0 1500 mm, T1 1000 mm और हमारा जो T2 है वो 700 mm और T3 500 mm। अब हम मिनी ड्राफ्टर देखते हैं। जो मैंने अभी बताया था इसको ड्राफ्टिंग मशीन भी कहते हैं। ये कॉम्बिनेशन होता है हमारा टी स्क्वायर प्रोटेक्टर और अगर यहाँ पे आप देख रहे हैं तो ये मिनी ड्राफ्टर जो होता है कॉम्बिनेशन होता है किसका स्केल का, प्रोटेक्टर का और टी स्क्वायर का। तो ये जो दिख रहा है आपको यहाँ पे ये फिक्स करते हैं हम लोग अपने टेबल के अंदर, यहाँ पे टाइट कर देते हैं। और ये जो है ये और ये मूवेबल होती है। ये होता है आपका स्केल, यहाँ पे दिख रहा है जो आपको ये है स्केल और ये भी स्केल है, ये हॉरिजॉन्टल ये वर्टिकल। और ये दिख रहा है आपको जो ये लॉकिंग नॉब होता है और ये हमारा रेफरेंस मार्क यहाँ पे होता है बीच में, ये हमारा यहाँ पे रेफरेंस मार्क होता है। एक मिनट, हाँ ये जो होता है हमारा यहाँ पे रेफरेंस मार्क होता है ताकि हम लोग अपनी स्केल को इसके हिसाब से सीधा कर सके। ठीक है। और ये इंडेक्स प्लेट होता है, ये रोटेट होता है। ये जो हमारा ये है ये इसके ऊपर रोटेट होता है ताकि हम लोग अपना जिस एंगल में हमें बनाना चाहिए हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया। तो ये कॉम्बिनेशन होता है किसका, ये टी स्क्वायर, उसके बाद स्केल और हमारा प्रोटेक्टर का। तो चलिए कंबाइन द एडवांटेज ऑफ टी स्क्वायर, सेट स्क्वायर, स्केल एंड प्रोटेक्टर। तो चारों का कॉम्बिनेशन कौन होता है, अकेले ही कौन काम करता है, मिनी ड्राफ्टर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि अगर हमने इंडिविजुअल यूज किया तो फिर हमको अलग अलग क्या करना पड़ेगा, सबका यूज करना पड़ेगा। तो उसमें टाइम भी जाएगा और हमारे ड्राइंग बोर्ड पे इक्विपमेंट भी होता जाएंगे। तो सब चारों का काम सिंगल कौन कर पाएगा, हमारा मिनी ड्राफ्टर। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कैसे लगाते हैं, कि टेबल के ऊपर हमने फिक्स कर दिया क्लैंपिंग से। उसके बाद ये हमारा स्केल यहाँ पे आ गया, ये हमारी स्केल आ गई, इससे हम लोग फिक्स कर देंगे यहाँ पे। और फिर जैसे हमें अगर एक सेकेंड, अगर समझ लीजिए हमें लाइन ड्रॉ करनी है, क्या ड्रॉ करनी है, लाइन। तो हम क्या करेंगे, इस नीचे या यहाँ पे या इसको ऊपर लेके जाएंगे, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कहीं पे भी, ये पूरे शीट में सेम। यहीं पे हम लोग वर्टिकल लाइंस भी ड्रॉ कर सकते हैं, कहीं पे भी इसको जब हम लोग आगे पीछे करेंगे तो कहीं पे भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये हमें, और सेम अगर हमने यहाँ पे नॉब ढीला कर दिया, इस नॉब को ढीला कर दिया, तो हम इसका एंगल भी चेंज कर सकते हैं। तो इसमें हम लोग पैरेलल लाइन तो निकाल ही सकते हैं, साथ में हम लोग इंक्लाइन लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये एडवांटेज है। लेकिन हमारा जो भी टी स्क्वायर था उसके अंदर हमारा सिर्फ पैरेलल लाइन हम लोग निकाल पाते थे, लेकिन हमारा जो मिनी ड्राफ्टर है या ड्राफ्टिंग मशीन है इसके अंदर हम लोग पैरेलल लाइंस, इंक्लाइंड लाइंस इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, इंक्लाइंड लाइन ये हम ड्रॉ कर सकते हैं, इससे हमारा टाइम बचता है। ब्लेड, ठीक है ना। तो ये जो हमारा ब्लेड है इसको हम लोग किसी भी एंगल में फिक्स कर सकते हैं। ये जो है ये एंगल हम इसको नॉब को ढीला करके किसी भी एंगल में फिक्स कर सकते हैं। ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, जैसे मन करे वैसे कर सकते हैं। यहाँ पे नॉब होता है, नॉब को ढीला करके कर सकते हैं। तो मोस्टली ये जो
डायग्राम ड्रॉ करने, मतलब जो भी ड्राफ्ट्समैन रहते हैं वो यूज़ करते हैं और कॉलेज स्टूडेंट यूज़ करते हैं। अगर आपने पॉलिटेक्निक किया होगा तो वहाँ पे इसका यूज़ ज़रूर किया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम प्रोटेक्टर देखते हैं। प्रोटेक्टर किस लिए होता है? एंगल मेजर करने के लिए होता है, ठीक है। तो दो तरह के होते हैं इसके अंदर। एक एक्चुअली ये बना किससे होता है? वुड ट्रांसपेरेंट सेलुलॉइड प्लास्टिक मटेरियल से बना होता है। वुड के भी बने होते हैं। शेप कैसे होते हैं? दो तरह के होते हैं, एक सर्कुलर होता है, एक सेमी सर्कुलर होता है। तो जो सेमी सर्कुलर होता है उसका लिस्ट काउंट 1 डिग्री होता है, या सर्कुलर वाला भी जो होता है उसका भी लिस्ट काउंट 1 डिग्री होता है। तो ये हो गया हमारा सेमी सर्कुलर वाला, और ये 0 से 180 डिग्री मेजर करता है। जनरली इसका जो लेंथ होता है वो 100 mm रहता है। और दूसरा है सर्कुलर वाला, इसे सर्कुलर मास्टर भी कहते हैं हम, जो 0 से 360 देता है, जो कंप्लीट रोटेशन, कंप्लीट एंगल हमें देता है। तो ये दो तरह के हमारे क्या है? प्रोटेक्टर है। तो यहाँ पे हम देखेंगे 0 से 180 डिग्री सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर रेंज, और 0 से 360 सर्कुलर प्रोटेक्टर सर्कल मास्टर रेंज। तो ये दो तरह के हमारे प्रोटेक्टर होते हैं। तो लिस्ट काउंट याद रखना है कि 1 डिग्री का लिस्ट काउंट होता है। अब पेंसिल और उनके ग्रेड्स। पेंसिल इंपॉर्टेंट है, पेंसिल से क्वेश्चन पूछते हैं। एक हो गया हमारा ड्राइंग बोर्ड, और पेंसिल से ज़रूर क्वेश्चन पूछते हैं। तो पेंसिल क्या होता है? हमारा जो भी इमेजिनेशन है उसे उतारने के लिए शीट के ऊपर पेंसिल का यूज़ होता है। तो किससे बनी होती है हमारी पेंसिल? दो चीज़ों से मिलकर बनी होती है, एक ग्रेफाइट और एक काओलिन। तो काओलिन का ये मतलब क्या होता है? एक तरह की मिट्टी, उसे हम काओलिन कहते हैं। तो दो चीज़ों से बना होता है, ग्रेफाइट या काओलिन मिट्टी से बनी होती है। किससे बनी होती है? क्ले, उसे काओलिन भी कहते हैं, और ग्रेफाइट, ठीक है। अब जो भी ग्रेड होते हैं वो मार्क होते हैं लेटर और नंबर के कॉम्बिनेशन से। पेंसिल के ऊपर अगर आपने देखा होगा तो हमारी पेंसिल जो हम लोग नॉर्मल यूज़ करते हैं HB की, ठीक है, या अगर हमने कॉलेज में यूज़ किया होगा तो 2H, 3H, 4H या H, इस साइज़ की ये पेंसिल हमने यूज़ की होगी। तो ये यहाँ पे रही डिफरेंट 7B, 6B, यहाँ पे नंबरिंग दिख रही है, तो नंबर होता है और लेटर होता है। तो याद रखना है ये हमारा पेंसिल के ग्रेड्स हैं। तो टोटल कितने ग्रेड्स होते हैं? टोटल 18 ग्रेड्स होते हैं। यहाँ पे अब हमें दिया है ग्रेड, तो 3 ग्रेड होते हैं। एक होता है हार्ड ग्रेड, फिर होता है मीडियम ग्रेड, फिर होता है सॉफ्ट ग्रेड। तो हार्ड ग्रेड में एग्जाम्पल क्या आता है? 9H, 8H, 7H, 6H, 5H, 4H। तो यहाँ पे दिख रहा है हमें 6। तो ये हार्ड ग्रेड होता है, वो लाइट, मतलब हमारी जो भी हम लाइन ड्रॉ करते हैं वो बहुत ही लाइट होती है। अगर हम देखा तो बहुत ही लाइट होती है, और एकदम पतली लाइंस होती हैं। कैसे होती है? एकदम पतली लाइंस होती है। अगर हमने अब मीडियम ग्रेड देखा तो उसमें क्या एग्जांपल आता है? 3H, 2H, H, HB और B। तो HB जो हम लोग नॉर्मली यूज़ करते हैं, अपने बचपन में जो भी हमने HB यूज़ किया है, तो लेटरिंग और डायमेंशनिंग के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि ये थोड़ी क्या होती है? डार्क होती है और थिक होती है, और उससे भी क्या होती है? मीडियम ग्रेड की होती है। और तीसरी ग्रेड कौन सी है? सॉफ्ट ग्रेड। तो सॉफ्ट ग्रेड में क्या क्या आता है? 2B, 3B, 4B, 5B, 6B और 7B। तो ये कैसी होती है? ये सॉफ्ट होती है। सॉफ्ट होगी तो क्या होगी? जो भी लाइंस हम लोग ड्रॉ करेंगे वो मोटी ड्रॉ होगी, और क्या होगी? शाइनी ड्रॉ होगी। तो एप्लीकेशन के हिसाब से हम लोग अपनी पेंसिल यूज़ करते हैं। तो पूछ सकता है कि मीडियम ग्रेड में अभी कौन सी पेंसिल आती है? 4 ऑप्शन दे देगा, और फिर हमसे पूछ देगा, या तो फिर हमको बोलेगा कि 4H किस में आती है। तो याद रखना, या 4H पेंसिल का यूज़ क्या है? 4 ऑप्शन दे देगा और हमको आंसर पूछेगा। तो याद रखना है हमें। तो हार्ड जो होती है वो हमें लाइट और फाइन लाइंस देती है। मोस्टली जो भी हमारा मीडियम ग्रेड होती है स्कूल में हम लोग यूज़ करते हैं, और सॉफ्ट ये ज़्यादा डार्क होती है। यहाँ पे हमारी डिक्रीजिंग स्केल दिया है, सो लाइट लाइनर से डार्क लाइनर तक, ठीक है। तो याद रखना है हार्ड ग्रेड, मीडियम ग्रेड, सॉफ्ट ग्रेड। अब कुछ इंपॉर्टेंट बात, HB जो होती है वो मीडियम होती है, सॉफ्ट होती है। ग्रेड जो होता है, ठीक है, H को बेसिकली हम क्या कहते हैं? हार्डर। तो ये हार्ड होती है HB के कंपैरिजन में। जो हमारी H होती है वो HB से क्या होती है? हार्ड होती है। जो हमारी ग्रेड B है
वो क्या होती है, सॉफ्टर होती है HB से, मतलब इससे ये हार्ड होगी और इससे ये सॉफ्ट होगी। बस कंपैरिजन बताया है हमें। और याद रखना है इंजीनियरिंग ड्राइंग में हम लोग क्या यूज़ करते हैं, HB यूज़ करते हैं, H यूज़ करते हैं, 2H यूज़ करते हैं और 4H यूज़ करते हैं। तो HB किस लिए यूज़ करते रहेंगे, जब हमारे लेटरिंग और डायमेंशनिंग करने के लिए बोलेंगे तो हम HB यूज़ करते हैं या H यूज़ करते हैं। और फिर जैसे अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग पेंसिल यूज़ करते हैं। 2H और 3H डायमेंशन, सेंटर और प्रोजेक्शन लाइन। तो ये सब हम लोग आगे चल के देखेंगे कि सेंटर लाइन क्या होती है, प्रोजेक्शन लाइन क्या होती है, डायमेंशन क्या होती है। अगला चैप्टर जो हमारा लाइन्स है उसके अंदर हम लोग ये देखने वाले हैं। उसके बाद हमारा H, जो H पेंसिल होती है वो डायमेंशनिंग, हैचिंग लाइन, लेटरिंग और सर्कल के लिए यूज़ होती है, जो अगले चैप्टर में लाइन्स में हम लोग सब देखने वाले हैं। तो 9H बहुत ही हार्ड होती है क्योंकि उसके अंदर क्ले कंटेंट ज़्यादा होता है। क्ले कंटेंट ज़्यादा होगा तो क्या होगा, लाइट होगी और हार्ड होगी। 7B जो होता है वो बहुत सॉफ्ट होता है क्योंकि उसके अंदर ग्रेफाइट की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। जहाँ पे ग्रेफाइट की मात्रा ज़्यादा होती है वो पेंसिल सॉफ्ट होती है और डार्कर होती है। तो क्ले कंटेंट अगर बढ़ाया तो उससे क्या होगा, उससे हार्डनेस बढ़ेगा। क्या होगा, हार्डनेस बढ़ेगा। और दूसरा क्या होगा, सॉफ्ट, हमारा जो लाइट, अगर हमने क्ले कंटेंट बढ़ाया तो उससे क्या होगा, हार्डनेस कम होगी, हार्डनेस बढ़ेगी और लाइटनेस भी बढ़ेगी। सेम क्ले कंटेंट कम किया तो अपोजिट हो जाएगा। सेम वही अगर हम बोलेंगे ग्रेफाइट बढ़ाया तो ग्रेफाइट बढ़ाएंगे तो सॉफ्ट होगा, सॉफ्टनेस इंक्रीज होगी और डार्कनेस इंक्रीज होगी। दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, तो याद रखना है। तो पेपर में पूछ सकता है कि क्ले कंटेंट बढ़ाने से क्या होगा, कि हार्ड होगी कि सॉफ्ट होगी, डार्क होगी या लाइट होगी, तो ये पूछ सकता है ऑप्शन में। तो चलिए आगे चलते हैं। पेंसिल, अभी हमने पेंसिल की ग्रेड देख लिया, अब शार्पनिंग कैसे करते हैं। तो शार्पनिंग करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि हमारी ड्राइंग अच्छे से बन सके। तो दो तरह से पेंसिल शार्प करते हैं, एक कोनिकल होती है, कोनिकल पॉइंट की, ये हम लोग क्या करते हैं, हमारे जो भी हमारा शार्पनर होता है उसके हेल्प से करते हैं। तो ड्राइंग में आपको दिख रहा होगा ये क्या है, हमारा कोनिकल शेप, इसको बोलते हैं कोनिकल शेप। तो रोटेट करते हैं पेंसिल को हमारी उंगलियों, जो भी हमारी फिंगर और थंब की मदद से। और ये किसके लिए यूज़ होती है, कोई भी स्केच करने के लिए और लेटरिंग के लिए यूज़ होती है। तो याद रखना है कोनिकल किस लिए यूज़ करते हैं हम लोग, लेटरिंग और स्केचिंग के लिए यूज़ करते हैं। फिर दूसरा क्या है, दूसरा हमारा है चीजल एज। चीजल एज कहाँ पे यूज़ करेंगे, चीजल एज का मतलब क्या होता है, जो भी हमारा पॉइंट होता है वो क्या होता है, फ्लैट होता है। तो इस तरह से हमारा जो भी पॉइंट होता है, ये सरफेस होता है वो फ्लैट होता है। तो ये किस लिए यूज़ होता है, ये कैसे हम लोग करते हैं, सैंड पेपर के ऊपर घस के इसको फ्लैट करते हैं। ये कहाँ पे यूज़ होता है, जहाँ पे हमें थिन लाइंस ड्रॉ करनी है यूनिफॉर्म थिकनेस की, वहाँ पे हम लोग ये यूज़ करते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब H और HB पेंसिल फ्री हैंड ड्राइंग के लिए और लेटरिंग के लिए यूज़ करते हैं। H और HB कहाँ पे यूज़ करते हैं हम लोग, फ्री हैंड ड्राइंग और लेटरिंग वर्क के लिए यूज़ करते हैं। और जनरली 18 ग्रेड्स ऑफ पेंसिल होती है, जो मैंने बताया था, जो हम लोग इंजीनियरिंग ड्राइंग में यूज़ करते हैं। इसलिए यूज़ करते हैं नीट, क्लीन और प्रिसाइज ड्राइंग हो सके। और ये किसके ऊपर डिपेंड होती है, हमारी पेंसिल के ग्रेड के ऊपर यूज़ होती है। तो बहुत सारे ब्रांड है, देखा रहेगा हमने, नटराज है, अप्सरा है, आर्टिस्टिक है, कोहिनूर है, कुतुब मीनार है और वीनस है। और मैकेनिकल, आजकल मैकेनिकल और क्लच पेंसिल भी यूज़ करते हैं। मैकेनिकल और क्लच पेंसिल में क्या होती है, तो जो भी लीड होती है उसे हम इजीली निकाल सकते हैं और ऐड भी कर सकते हैं। देखा रहेगा आपने, ये हमारी जो है ये नॉर्मल पेंसिल है, इसको हम लोग क्या करते हैं, शार्पनर की वजह से शार्प करके, और धीरे धीरे इसकी लेंथ डिक्रीज होती है। और ये हमारी मैकेनिकल या क्लच पेंसिल है। यहाँ पे हमारा जो टॉप पे होता है, इसको जब दबाते हैं तो इसके अंदर हम लीड इंसर्ट करते हैं और बाहर भी निकलते हैं। तो फाइन लीड के लिए भी यूज़ करते हैं और मोटे लीड के लिए भी यूज़ करते हैं। तो ये हो गया मैकेनिकल या क्लच पेंसिल। अब आगे बढ़ते हैं, सेट स्क्वायर और रूलर स्केल।
तो सेट स्क्वायर क्या होता है, हमें पता ही है सेट स्क्वायर क्या होता है। हमने अपने बचपन में अपने ज्योमेट्री बॉक्स में देखा होगा, दो तरह के सेट स्क्वायर होते हैं, एक 30 60 90 का होता है, एक 45 45 90 का होता है। तो देखा रहेगा आपने, ये है 45 45 90 का और ये 30 60 90 का। तो ये कहाँ पे यूज़ होता है, ये हमारा ट्रायंगुलर शेप का होता है, सेलुलॉइड या प्लास्टिक से बना होता है। किस लिए यूज़ होता है, स्ट्रेट लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन को छोड़ के अगर टी स्क्वायर से यूज़ करें तो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। टी स्क्वायर अकेले यूज़ करेंगे तो हॉरिजॉन्टल लाइन यूज़ करेंगे, लेकिन अगर इन कॉम्बिनेशन यूज़ करें तो वहाँ पे स्ट्रेट लाइन हम लोग सिर्फ ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, किसकी मदद से, टी स्क्वायर और सेट स्क्वायर के मदद से। जब यहाँ पे टी स्क्वायर लगा दिया है मैंने, ठीक है, यहाँ पे टी स्क्वायर लगा दिया है मैंने, तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, अब यहाँ पे इसको सरका के पैरेलल लाइन निकाल सकता हूँ। तो टी स्क्वायर और सेट स्क्वायर की मदद से हम क्या करते हैं, हम लोग वर्टिकल पैरेलल लाइंस ड्रॉ करते हैं। दो तरह की होती है बताया था, 30 60 90, जो 250 mm का होता है, इसकी जो भी लेंथ होती है 250 mm की होती है, और दूसरा होता है 45 45 90 का, जो 200 mm की लेंथ का होता है। और जो भी सेट स्क्वायर होता है और टी स्क्वायर, उससे हम लोग एंगल भी 15 के मल्टीपल से निकाल सकते हैं, मतलब इंक्लाइन लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे देखिए, ये हमारी एंगल लाइंस भी ड्रॉ हो जाएंगी, आगे लेके जाएंगे तो आगे भी ड्रॉ हो जाएगी। तो इससे हम इंक्लाइन लाइन मल्टीपल ऑफ 15 डिग्री के निकाल सकते हैं, किसकी मदद से, सेट स्क्वायर की मदद से। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, रूलर स्केल, ये तो सभी को पता है, रूलर स्केल मतलब हमारी जो नॉर्मल स्केल होती है वो। तो ये किससे मिल गई, ये अगर देखा रहेगा तो पुराने ज़माने में लकड़ी की भी मिलती थी। बेसिकली जो हमारी एक आपने देखा रहेगा येलो कलर की जो स्केल आती थी, रूलर आती थी, वो हमारी 30 सेंटीमीटर वाली। तो यहाँ पे दिख रहा है ये हमारी स्टील की हो गई, और ये हमारी नॉर्मल प्लास्टिक वाली या वुडन वाली। तो किससे बना होता है, वुड से बनी होती है, स्टील से बनी होती है, सेलुलॉइड या प्लास्टिक से बनी होती है। तो जो भी लॉन्गर एज होता है, ये वाला यहाँ पे सेंटीमीटर मार्क होता है, यहाँ पे अगर आपने देखा रहेगा ये सेंटीमीटर यहाँ पे लिखा होता है, और उस mm के पार्ट्स में डिवाइड होती है। स्टील रूल होता है जो ड्यूरेबल होती है, फ्लैट और ट्रायंगुलर होता है, वो फ्लैट में भी मिलता है और ट्रायंगुलर में भी मिलता है। कॉमन साइज आपको पता है 15 सेंटीमीटर की होती है, 30 सेंटीमीटर की होती है, जो हम लोग यूज़ करते हैं बेसिकली। तो इससे हम लोग अपना ट्रू डायमेंशन पता कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं या मार्क कर सकते हैं डायग्राम में। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे हम फ्रेंच करो और इरेजर के बारे में देखते हैं। फ्रेंच करो क्या होता है, जैसे हमारे इंजीनियरिंग ड्राइंग में बहुत सारे कर्व आते हैं, तो वो अगर हम हाथ की मदद से नहीं ड्रॉ कर पाते तो हम लोग फ्रेंच कर्व की मदद लेते हैं। तो इरेगुलर जो भी शेप होती कर्व होती है उन्हें हम फ्रेंच कर्व की मदद से, तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के हमारे जो भी है फ्रेंच कर्व वो दिख रहे हैं आपको, तो इनकी मदद से हम लोग इरेगुलर शेप या इरेगुलर कर्व हम लोग ड्रॉ करते हैं। तो जो कर्व हम लोग कंपोज से ड्रॉ नहीं कर पाते हैं, इरेगुलर कर्व्स होती है, उन्हें फ्रेंच कर्व की मदद से यूज़ करते हैं। ये किससे बना होता है, ये वुड्स का बना हो सकता है, प्लास्टिक का बना हो सकता है, सेलुलॉइड का बना हो सकता है, डिफरेंट शेप्स में। तो ये कंटिन्यूस स्मूथ कर्व हमें देता है। बेसिकली 3 कोई भी पॉइंट लेना है हमें, और ये फ्रेंच कर्व हमारा रखना है, और फिर ये तीनों कर्व को हमको मोस्टली हमें 3 पॉइंट देख के फिर उसको क्या करना रहता है, उसको हमको ड्रॉ करना रहता है स्मूथ कर्व। तो कभी भी मिनिमम 3 पॉइंट्स हमें देखना है कर्व का। अब इरेजर रबर बताइए हमें, ठीक है, किससे बना होता है, रबर से बना होता है। जो भी हमारे पेंसिल से हम ड्रॉ करते हैं गलतियां हो जाती हैं, तो उसको रफ करने के लिए यूज़ होता है इरेजर। तो सॉफ्ट होना चाहिए और पेपर को डैमेज नहीं करना चाहिए। तो जो भी हमारा सॉफ्ट इंडियन रबर है वह इसके लिए बहुत ही उपयोगी है। अब अगला देखते हैं हम, ड्राइंग शीट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट है बोल सकते हैं हम, ड्राइंग शीट। तो ड्राइंग शीट क्या होता है, जो भी हमारी ड्राइंग बनती है वो इसी के ऊपर बनती है। तो जो भी हमारा सक्सेसिव शीट साइज है, सक्सेसिव शीट साइज मतलब अभी हमने वहाँ पे देखा था
कि हमारा जो भी ड्राइंग बोर्ड था उसकी जो साइजेस थे D0, D1, D2, D3, D4, तो उसके अकॉर्डिंग हमारी जो शीट थी, मतलब शीट के अकॉर्डिंग हमारा ड्राइंग बोर्ड का साइज था। तो वहाँ पे भी A0, A1, A2, A3, A4 था। तो अगर हमने A0 जो सबसे बड़ा होता है, A0 को सबसे बड़ा बोलते हैं, तो A0 अगर है तो A0 का अगर लेंथ है उसको हमने फोल्ड किया लेंथ से, तो फोल्ड करने के बाद जो भी पेपर मिलेगा हमें वो क्या कहलाएगा, A1। क्या कहलाएगा, A1। तो चलिए देखते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो ये A0 है, क्या है ये, A0 है। तो ये इसकी लेंथ हो गई A0 की। अगर लेंथ वाइज हमने इसको फोल्ड किया तो फोल्ड करने के बाद क्या मिल रहा है हमें, ये हाफ मिल रहा है। क्या मिल रहा है, ये हमें हाफ मिल रहा है। ये वाला हमें मिल रहा है, ये वाला पार्ट हमें मिल रहा है, ये वाला अगर आपको दिख रहा होगा तो ठीक है। तो ये जो पार्ट मिलेगा यहाँ पे दिख रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा A1। सेम फिर अभी ये लेंथ हो गई, ये लेंथ को हमने फोल्ड किया तो फिर हमें क्या मिलेगा, A2 मिलेगा। फिर A2 की लेंथ को अगर हमने फोल्ड किया तो हमें क्या मिलेगा, फिर A4 मिलेगा। तो इस प्रकार से हमने अगर सक्सेसिव फोल्ड किया उसे तो हमें इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग ऑर्डर के सारे हमारे जो शीट है वो मिल जाएगी। तो ये ध्यान में रखना है। तो कैसे वो डिक्रीज होता है, रेशियो क्या है, 1:√2। 1:√2 में क्या होता है, डिक्रीज होता है। मतलब हमारी लेंथ क्या होती है, उसके स्क्वायर रूट से कम होती है। तो याद रखना है। तो एक याद रख लेंगे, फिर हम लोग धीरे धीरे उसका स्क्वायर रूट निकालते अगला कर सकते हैं। तो चलिए साइज देखते हैं हम लोग। A0 की साइज क्या होती है, 841 × 1189। एक ये होती है ट्रिम। तो ट्रिम और अनट्रिम क्या होता है, अनट्रिम होता है विदाउट कटिंग वाला जो हमारा ड्राइंग शीट होता है, और कटिंग वाला जो होता है उसे ट्रिम कहते हैं हम लोग। तो जब हम लोग इसका 1189 का अंडर रूट निकालेंगे तो वो होता है 594। तो हमने देखा था अभी यहाँ पे अगर आप देख रहे रेशियो x/y तो 1:√2 विड्थ इनटू लेंथ का रेशियो है। तो इससे हमारा सक्सेसिव जो भी हमारा शीट है वो मिलता है हमें। सेम अभी इसका अंडर रूट निकालेंगे तो ये आएगा। ठीक है, तो याद रखना है हमारा। ठीक है, तो याद रखना है 841 × 1189 जो होता है A0 का होता है, ये ट्रिम्ड है। विदाउट ट्रिम जो होता है वो 880 × 1230 होता है। A1 जो होता है आपका 594/841, A2 जो होता है 420 × 594, A3 जो होता है 297 × 420, A4 जो होता है 210 × 297 और A5 जो होता है 148 × 210। सेम अनट्रिम्ड में A0 जो होता है 880 × 1230, फिर A1 जो होता है 625 × 880 और A2 होता है 450 × 625। तो कोई भी एक याद रख लेना, जैसे 841 यहाँ पे याद रखा तो 841। अब फिर 594, फिर 594, ये 420 के बाद ये 297, फिर ये 210। तो ऐसे याद रखना है। एक कोई आपने याद रख लिया तो फिर उससे हम लोग धीरे बाकी का निकाल सकते हैं। और ये हमें बाय हार्ट होना चाहिए, इसे हमें याद रखना है, क्योंकि ये पेपर में डायरेक्ट पूछता है कि पेपर A2 की साइज़ क्या है। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, हमारा A2 है, क्योंकि A2 पे हम लोग ज़्यादा अपना जो भी ड्राइंग है वो ड्रॉ करते हैं। तो A2 याद रखना है हमें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो यहाँ पे दिख रहा है A1 की साइज़ ये हमारी 1189 × हमारा 841, ये वाली हो गई हमारी 841। सेम इसको लेंथ वाइज हमने जब किया तो हमें क्या मिला, फिर हमें मिला A2 दिख रहा है। इस यहाँ से फोल्ड किया हमने जब, तो ये हमें क्या मिला, A2 मिला। फिर A2 को लेंथ वाइज फोल्ड किया तो A3 मिला, A3 को फिर किया तो A4 मिला। तो याद रखना है, कोई भी डिक्रीज कैसे होगा, x/y का रेशियो याद रखना है 1:√2। ये पूछ सकता है पेपर में, तो याद रखना है हमें, क्योंकि इस रेशियो में हमें मिलता है। तो ड्राइंग शीट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, साइज याद रखना है शीट की। अब कुछ इंपॉर्टेंट A2 यूज़ करते हैं हम लोग, और एरिया A0 की एरिया टोटल जब निकालते हैं तो 1 मीटर स्क्वायर हमारा आंसर होता है। तो शीट की प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, ड्राइंग शीट की सबसे पहले वाइट होनी चाहिए, अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, थिकनेस यूनिफॉर्म, मतलब जो भी हमारा ड्राइंग शीट है सब जगह एक ही थिकनेस का होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए सरफेस उसका, और
जल्दी टूटे ना या कटे ना, ये हमारी क्या होती है, प्रॉपर्टी होनी चाहिए ड्राइंग शीट की। आगे बढ़ते हैं। अब डिवाइडर और कंपास। डिवाइडर किस लिए होता है, अगर आपने देखा होगा, डिवाइडर किस लिए होता है, कोई भी चीज़ के डिवाइड करने के लिए यूज़ करते हैं डिवाइडर। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अगर हमें अपनी ड्राइंग बनानी है तो वहाँ पे हम डिवाइडर का यूज़ करते हैं। और सेम कंपास, कंपास का सर्कल बनाने में यूज़ करते हैं। डिवाइडर देख लीजिए, दोनों जो इसके नीचे के ब्लेड्स होते हैं वो क्या होते हैं, इसके अंदर पिन्स होती हैं ताकि वो डिवाइड कर सके इजीली। तो डिवाइडर का यूज़ क्या होता है, स्ट्रेट या कर्व चीज़ों को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। कंपास के जैसे ही दिखता है, लेकिन उसके दोनों लेग्स क्या होते हैं, नीडल के बने होते हैं। कंपास में एक जो होता है वो पेंसिल होता है, दूसरा जो लेग होता है वो नीडल का होता है। और मेजरमेंट चेक करने के लिए भी यूज़ करते हैं हम, या ट्रांसफ़र करने के लिए, कहीं से हमने मेजर कर लिया तो उसको दूसरी शीट के ऊपर हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं विद द हेल्प ऑफ डिवाइडर। अब देखते हैं हम लोग अपना कंपास। क्या देखते हैं हम लोग, अपना कंपास। कंपास में क्या होता है, एक नीडल होता है, अगर यहाँ पे आपको दिख रहा है तो ये नीडल वाला है और ये पेंसिल वाला है। ये क्या है, पेंसिल वाला है। ये क्या है, हमारा पेंसिल है। ठीक है। तो कंपास किस लिए होता है, सर्कल ड्रॉ करने के लिए या आर्क ड्रॉ करने के लिए रिक्वायर्ड डायमीटर का। ये स्टील का बना होता है, 2 लेग होता है, एक लेग जो होता है वो नीडल होती है, दूसरी लेग क्या होती है, पेंसिल होल्डर होती है। तो पेंसिल टिप हमेशा हमारा जो ये नीडल का बेस होता है उससे 1 mm ऊपर होना चाहिए, ताकि इजीली जब हम ड्रॉ करें तो इजीली ड्रॉ हो सके, बड़ी नहीं होनी चाहिए। सर्कल आर्क, अगर ये हमारा बड़ा सर्कल ड्रॉ करना है तो इसका अटैचमेंट हम लोग कम ज़्यादा भी करते हैं ताकि ज़्यादा लेंथ हमें मिल सके। अब आगे वाले इक्विपमेंट देखते हैं हम लोग, क्लिप और क्लिनोग्राफ या टेम्पलेट। तो ये सब क्या है, एक्सेसरीज है। ये एक्सेसरीज क्या है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर हमारा पेपर है, पेपर को हमारे बोर्ड के ऊपर, जो भी हमारा ड्राइंग बोर्ड होता है उसके अच्छी तरह फिट, मतलब इधर उधर हिले ना, उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, ड्राइंग क्लिप या पिन्स। ये ड्राइंग क्लिप है और ये पिन है। तो फिक्स करने के लिए यूज़ होता है हमारा ड्राइंग शीट किसके ऊपर, ड्राइंग बोर्ड के ऊपर। तो जब भी हम लोग अपनी क्लिप या पिन निकालें तो हमें ध्यान रखना है कि निकालते समय आराम से निकालें, नहीं तो हमारा पेपर या ड्राइंग शीट फट सकती है। दूसरा है हमारा क्लिनोग्राफ। क्लिनोग्राफ क्या होता है, ये एक तरह का अटैचमेंट होता है लाइंस ड्रॉ करने के लिए। यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ये अटैच, ये जो है वो अटैच हो जाता है और फिर हम लोग क्या करते हैं, इसकी हेल्प से लाइंस निकालते हैं या इसकी हेल्प से लाइन निकालते हैं। ठीक है। क्लिनोग्राफ क्या होता है, एडजस्टेबल स्क्वायर होता है, वुडन या प्लास्टिक का। तो पैरेलल लाइन ड्रॉ करने के लिए, इंक्लाइन लाइन ड्रॉ करने के लिए यूज़ करते हैं। तीसरा क्या है फिर हमारा, तीसरा है हमारा ड्राइंग टेम्पलेट। ड्राइंग टेम्पलेट क्या है, ऐसे प्लास्टिक के शेप्स, डिफरेंट शेप्स बने होते हैं। तो ये वर्ड्स नंबर्स के भी होते हैं ताकि इजीली हम लोग कोई भी नंबरिंग, लेटरिंग या शेप्स ड्रॉ कर सके जल्दी। उसके लिए हमें अपने दूसरे इंस्ट्रूमेंट की यूज़ करने की ज़रूरत ना पड़े। अब आगे बढ़ते हैं हम। अब देखते हैं हम लोग कटर, डस्टर, रोल एंड ड्रॉ और इंस्ट्रूमेंट बॉक्स। तो कटर पता ही है आपको, पेंसिल कटर होता है, और ये हमारा सैंड पेपर हो गया। जब हमारा चीजल्स, हमारा एज बनाना रहता है पेंसिल का, तब हम क्या यूज़ करते हैं, हमारा सैंड पेपर, उसके ऊपर हम लोग घसते हैं। तो जो भी हमारा सैंड पेपर होता है उसकी लेंथ होती है 115 to 50 बाय 12 mm की होती है। चीज़ल एज के लिए यूज़ करते हैं। फिर डस्टर किस लिए होती है, अगर पेंसिल का कोई दाग लग गया तो साफ़ करने के लिए डस्टर यूज़ करते हैं। कपड़े का भी होता है ये, और इस रबर का भी बना होता है। उसके बाद फिर हमारा तीसरा है रोल एंड ड्रॉ। रोल एंड ड्रॉ किस लिए होती है, पैरेलल लाइन। अगर हमने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दिया तो रोलर यहाँ पे रख के हम लोग अपना क्या करेंगे, इसका ड्राइग्राम इसके पैरेलल निकाल सकते हैं। तो रोलर ड्रॉ क्या होती है, पैरेलल लाइंस ड्रॉ करने के लिए यूज़ होती है। तो ये रोलर ड्रॉ है। यहाँ पे अगर हमने एक लाइन बना ली तो आगे फिर इसको आगे ले जाके हम लोग पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट है स्पीड बढ़ाने, ड्राइंग की स्पीड बढ़ाने के लिए। उसके बाद लास्ट में है ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट बॉक्स, जहाँ पे हम लोग अपने इक्विपमेंट्स रखते हैं। ठीक है, प्रोटेक्टर हो गया, डिवाइडर हो गया, इरेजर हो गया, कंपास, तो ये सब इसमें रखते हैं। तो ये हो गया हमारे 19 जो भी इंस्ट्रूमेंट है, ये सब हो गए। अब हमें याद रखना है कि स्पेसिफिकेशन तो लार्ज साइज के भी होते हैं,
स्मॉल साइज़ के भी होते हैं। तो जैसे जैसे हमारा यूज़ है उस प्रकार से हम लोग अपने लार्ज साइज़ चूज़ करते हैं या स्मॉल साइज़ चूज़ करते हैं। जो भी हमारा प्रोटेक्टर है, डिवाइडर है या हमारा सेट स्क्वायर है, वो लार्ज साइज़ यूज़ करते हैं या मीडियम साइज़ या स्मॉल साइज़ यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमको दिया है लार्ज साइज़ क्या होती है और मीडियम साइज़ क्या होती है। तो ये याद रखना है अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन, तो हम चूज़ करते हैं। अब इंजीनियरिंग स्केल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपने देखा रहेगा तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक होता है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, उसको हम आरएफ भी बोलते हैं। तो आरएफ क्या होता है, हमारा जो लेंथ ऑफ ड्राइंग है, जो ड्राइंग शीट के ऊपर हमारी लेंथ है, डिवाइड बाय एक्चुअल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। जो भी ऑब्जेक्ट हम ड्रॉ करते हैं वो नीचे रहता है और जो उसके अकॉर्डिंग रहते हैं उसको हम लोग रिफ्रैक्टिव फ्रैक्शन कहते हैं। ये रिफ्रैक्टिव फ्रैक्शन क्या होता है, ये यूनिटलेस क्वांटिटी। यूनिटलेस क्वांटिटी क्यों है, क्योंकि लेंथ ऊपर भी है और नीचे भी है, तो दोनों डिवाइड होने के बाद क्या देते हैं, हमें यूनिटलेस क्वांटिटी देते हैं। तो याद रखना है, अगर स्केल बढ़ाना है, स्केल तो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन क्या होता है, कम होता है। किसके लिए होता है, छोटे ऑब्जेक्ट है उनका साइज बढ़ाना है, तो वहाँ पे क्या हम लोग यूज़ करते हैं, वहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं आर एफ ग्रेटर देन 1। क्या यूज़ करते हैं, आर एफ ग्रेटर देन 1 यूज़ करते हैं। कैसे, किस चीज़ की ड्राइंग के लिए, रजिस्टर, स्क्रू, बैक्टीरिया, इंसेक्ट, स्मॉल इलेक्ट्रिकल पार्ट्स। ये दिखने में वो छोटे होते हैं, इसीलिए हमें इनका जो भी डायग्राम ड्राइंग शीट पे निकाल रहे हैं उनका हमको स्केल बढ़ाना पड़ता है। एक फुल स्केल होता है, फुल स्केल मतलब रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन सेम, मतलब लेंथ ऑफ ड्राइंग और एक्चुअल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों सेम होता है। जैसे स्पैनर हो गया, पेन हो गया, नट बोल्ट हो गया, हम सेम साइज में निकालते हैं। अब रिड्यूसिंग स्केल, जो बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं उनका जब हम लोग डायग्राम निकालते हैं अपने ड्राइंग शीट पे, तो वहाँ पे हम लोग रिड्यूसिंग स्केल करते हैं। जैसे बिल्डिंग हो गई, तो बिल्डिंग में हमें पता है एक्चुअल लेंथ जो होती है वो बहुत बड़ी होती है, लेकिन हम लोग जो ड्रॉ करते हैं छोटी ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो 3 तरह की रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन याद रखना है, स्केल एनलार्ज वाला, रिड्यूसिंग स्केल वाला और फुल स्केल वाला। तो फॉर्मूला याद रखना है, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन का लेंथ ऑफ ड्राइंग डिवाइड बाय एक्चुअल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में पूछता है, याद रखना। तो तीनों टाइप्स याद रखना कि आर एफ जब ग्रेटर देन 1 होता है तो एनलार्ज स्केल होता है, जब इक्वल्स टू 1 होता है तो फुल स्केल होता है, जब लेस देन 1 होता है तो रिड्यूसिंग स्केल होता है। अब हमारी जो भी स्केल है उसका क्लासिफिकेशन, तो क्लासिफिकेशन मतलब स्केल यूज़ कहाँ पे करते हैं, अगर कोई भी 2 डायमेंशन मेजर करना है एक साथ तो प्लेन स्केल का यूज़ करते हैं। जैसे मीटर और डेका सेंटीमीटर यूज़, मतलब यहाँ पे 2 अलग अलग स्केल है, तो दोनों स्केल हम लोग प्लेन स्केल की मदद से ड्रॉ कर सकते हैं। एक दूसरी होती है डायगोनल स्केल। डायगोनल स्केल क्या होती है, 3 यूनिट, मीटर, डेका सेंटीमीटर और सेंटीमीटर, तीनों को एक ही स्केल पे ड्रॉ करती है। जैसे यार्ड, फीट और इंच, एक ही स्केल की मदद से हम तीनों को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक वर्नियर स्केल होती है। वर्नियर स्केल क्या होती है, जो छोटी छोटी चीज़ें होती है उसको एक्यूरेटली मेजर करने के लिए या ड्रॉ करने के लिए यूज़ होती है। इसमें 2 चीज़ होती है, एक होती है मेन स्केल और एक होती है नॉर्मल स्केल या प्राइमरी स्केल। तो प्राइमरी स्केल क्या होती है, जो mm वाली लेंथ होती है, mm में डायमेंशन होता है, उसे ड्रॉ रिप्रेजेंट करता है, और वर्नियर स्केल उससे भी छोटी यूनिट को ड्रॉ करता है। एक होता है कंपैरेटिव स्केल। कंपैरेटिव स्केल मतलब 2 डिफरेंट यूनिट को एक डायग्राम में ड्रॉ करता है। जैसे किलोमीटर और मिनट को कंपैरिजन करके फिर ड्रॉ करना, तो कौन ड्रॉ करता है, वो कंपैरेटिव स्केल की मदद से हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। और दूसरा है स्केल ऑफ चार्ट। स्केल ऑफ चार्ट क्या यूज़ करता है, हम लोग एंगल और कोई बिना प्रोटेक्टर के ड्रॉ कर सकते हैं या मेजर कर सकते हैं। एक्चुअल में 5 डिग्री डिवीजन हम लोग चार्ट मेजर कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, किसकी मदद से, स्केल ऑफ चार्ट की मदद से। तो ये हो गया हमारे स्केल का टाइप, प्लेन, डायगोनल, वर्नियर, कंपैरेटिव और स्केल ऑफ चार्ट। तो मैंने अब बता दिया इसका यूज़ क्या है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है ये। अब लेआउट ऑफ ड्राइंग शीट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा लेआउट। तो बॉर्डर, मार्जिन और टाइटल हमें याद रखना चाहिए। तो हमारा ये हो गया हमारा लेआउट। ठीक है, तो सबसे यहाँ पे दिख रहा है मार्जिन दिया है, यहाँ पे मार्जिन दिया है और नीचे भी मार्जिन है और यहाँ भी साइड में भी, यहाँ पे भी मार्जिन है। तो यहाँ पे दिख रहा है ट्रिमिंग का। अब याद रखना है कि
मिनिमम विड्थ क्या होता है। तो अगर A0 A1 है तो इसका क्या रहेगा 20 रहेगा, अगर A2 A3 A4 है तो क्या रहेगा 10 mm, और बाकी सब ये एज हो गया, ये एज हो गया, क्या ये एज हो गया, इसमें 5 mm का सिर्फ क्या रहेगा गैप रहेगा, सिर्फ इस राइट साइड में ज़्यादा रहता है और बाकी सब जगह कम रहता है। अभी आगे देखेंगे ये हम कि कहाँ पे ज़्यादा रहता है कहाँ पे कम रहता है। तो ड्राइंग शीट सिर्फ याद रखना है लेआउट कैसा रहता है। तो बॉर्डर्स और मार्जिन यहाँ पे देखिए, तो जो भी हमारा लेफ्ट वाला रहता है, ये वाला लेफ्ट होता है, ये बड़ा होता है। अभी देखा था हमने 20 mm किसके इसमें रहता है, A0 और A1, और बाकी सब में क्या रहता है, बाकी सब में 10 mm रहता है। और बाकी देखो यहाँ पे जो भी है हमारा, यहाँ पे 5 है, और यहाँ पे भी देखेंगे तो 5 है, और यहाँ पे भी 5 है, और सिर्फ लेफ्ट साइड में क्या होता है 20। क्यों? क्योंकि जब हम फोल्ड करते हैं इसको तो ये पार्ट अंदर की तरफ रहता है और ये ऊपर की तरफ रहता है, ये वाला ये जो पार्ट है ये ऊपर की तरफ रहता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, उसको बांधते हैं, तो इसीलिए टीयर और उसको इसीलिए हम लोग गैप रखते हैं। तो मार्जिन याद रखना है, लेफ्ट साइड में 20 रहता है A0 और A1 रहा तब, और 10 रहता है जब A2 A3 A4 रहा तब, और बाकी सब जगह 5 ही रहता है, चाहे A0 हो चाहे A1 हो। तो याद रखना है लेफ्ट साइड 20 या 30 mm रहता है A0 A1, और 10 mm रहता है A2 A3 A4, ये बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना। और तीनों बाकी चाहे A0 A1 A2 A3 A4 हो, सब में क्या होता है 5 mm होता है तीनों साइड, ऊपर नीचे और राइट साइड में। उसके बाद लेफ्ट साइड में ज़्यादा स्पेस क्यों रहती है, बाइंडिंग के लिए या फिलिंग के लिए, फाइलिंग के लिए। उसके बाद जो भी हमारा ये फ्रेम दिख रहा है, ये फ्रेम ये वाला अंदर वाला, तो ये हमारा ड्राइंग स्पेस होता है, इसके अंदर हम लोग डायग्राम ड्रॉ करते हैं। और एक दूसरा बॉर्डर है वो हमारा कोई भी वियर टियर से बचाने के लिए है। तो अगर A0 सीट यूज़ करें तो हम लोग मैक्सिमम 9 फोल्ड कर सकते हैं, क्योंकि बड़ा है इसीलिए हम उसे क्या करते हैं 9 फोल्ड में यूज़ करते हैं। तो बॉर्डर हमेशा 3 साइड 5 mm का रहता है और लेफ्ट साइड 20 mm का रहता है। अब टाइटल ब्लॉक देखेंगे हम लोग, तो यहाँ पे ये जो है अनट्रिम्ड है, ये बॉर्डर लाइन है हमारी, ये फोल्डिंग मार्क दिख रहा है यहाँ पे, ये मार्जिन है हमारी, मार्जिन रखते हैं, मार्जिन लाइन है हमारी, ये ट्रिम साइज है, मतलब कट करने के बाद अनट्रिम्ड और ट्रिम हमने देखा था, तो याद रखना है। फिर टाइटल ब्लॉक हमेशा इम्पॉर्टेंट है, ये जो है ये टाइटल ब्लॉक है, तो इसकी लेंथ कितनी होती है 185 बाय 65 mm, लेंथ 185 और 65 विड्थ होती है। तो यहाँ पे क्या क्या होता है, हमारे कॉलेज का नाम, स्केल, प्रोजेक्शन सिंबल की फर्स्ट एंगल मेथड है या थर्ड एंगल मेथड है। उसके बाद टाइटल ऑफ ड्राइंग, ड्राइंग नंबर होता है, नेम और डेट ऑफ डिज़ाइनर या इन्विजिलेटर या अप्रूवर होता है। फिर स्टैंडर्ड और डेटा और ग्रिड रेफरेंस होता है, ABCD और लेंथ 1 2 3 4 हम लोग यहाँ पे देते हैं। तो ये याद रखना है। अब हमने क्या क्या पढ़ा है वो देख लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले इंजीनियरिंग ड्राइंग जो होता है वो यूनिवर्सल लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर है। A2 साइज हम लोग बोर्ड और शीट दोनों की यूज़ करते हैं। T² हम लोग इंक्लाइन लाइन ड्रॉ करने के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं। मिनी ड्राफ्टर हमारा कॉम्बिनेशन होता है T², सेट स्क्वायर, स्केल और प्रोटेक्टर का। HB पेंसिल जो होती है वो मीडियम सॉफ्ट होती है, मोस्टली यूज़ होती है HB, H, 2H और 4H हमारी ड्राइंग में। कोनिकल पॉइंट लेटरिंग और स्केचिंग के लिए यूज़ होती है। चिजल जो होती है लॉन्ग थिन लाइन के लिए होती है। सेट स्क्वायर दो टाइप में होता है, 30 60 90 250 mm, 45 45 90 200 mm। एरिया ऑफ A0 शीट क्या होती है, टोटल 1 मीटर स्क्वायर होती है। रेशियो क्या होता है डिक्रीज का 1:√2। डिवाइडर में 2 लेग्स होते हैं। कंपास में एक नीडल और एक पेंसिल लेग होता है। और रबर जो हमारा यूज़ होता है वो सॉफ्ट इंडियन रबर यूज़ होता है जो बेस्ट है पेंसिल के लिए, ड्राइंग के लिए। और रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन वो होता है लेंथ ऑफ ड्राइंग डिवाइड बाय एक्चुअल लेंथ, यूनिटलेस क्वांटिटी होती है। तो RF ग्रेटर देन 1 स्केल बड़ा करने के लिए RF इक्वल्स टू 1, नॉर्मल जो हमारा एक्चुअल साइज होता है वो, और RF लेस देन 1 बड़े जो भी डायग्राम होते हैं उनको छोटा करके ड्रॉ करने के लिए। टाइटल ब्लॉक की साइज याद रखना है 185 mm बाय 65 mm और बॉटम राइट कॉर्नर में ड्रॉ करते हैं। तो आप सभी का मेरे लेक्चर में बने रहने के लिए बहुत ही बहुत धन्यवाद। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें
कमेंट में अपनी राय दें कि आपको ये लेक्चर, पहला लेक्चर कैसा लगा। अगला चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे सेम नेक्स्ट मंगलवार को, लाइंस। और ग्रुप डी का हमारा लेक्चर चल ही रहा है, पहला लेक्चर हो गया है। अगर आपने देखा ना हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके ज़रूर देखें और कंटिन्यू करें। तो मिलते हैं अगले मंगलवार चैप्टर 2 लाइंस में। आप सभी को धन्यवाद। पढ़ते रहे, बढ़ते रहे। जय हिंद।